India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देते हुए कहा है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है। सरकार का तर्क है कि संशोधन केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के सेक्युलर पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए है। सरकार ने कहा कि वक्फ बाय यूजर की छूट से मौजूदा वक्फ भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो पहले से ही पंजीकृत है। सरकार ने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने से मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने कहा कि वक्फ बोर्डों द्वारा सरकारी भूमि पर दावा करने के कई उदाहरण हैं, इसलिए सरकार ने इन दावों को रोकने के लिए एक तंत्र प्रदान किया है। सरकार ने कहा कि संशोधन अधिनियम न्यायिक जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की है। कोर्ट ने पिछले सप्ताह केंद्र सरकार से कुछ विवादित प्रावधानों पर रोक लगाने का संकेत दिया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने का आश्वासन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की वीडी सावरकर के बारे में की गई टिप्पणियों पर असहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर भविष्य में ऐसी टिप्पणियां की गई तो सुओ मोटो कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्रवाई पर रोक लगा दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि महात्मा गांधी को भी ब्रिटिशों का सेवक नहीं कहा जा सकता, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वायसराय को लिखे पत्र में आपके विश्वास पात्र सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता को उन्माद फैलाने वाली बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। एएम सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी भविष्य में ऐसी टिप्पणियां नहीं करेंगे। कोर्ट ने हालांकि इस शर्त को आदेश में शामिल नहीं किया। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावरकर को ब्रिटिशों का सेवक बताया था और कहा था कि उन्होंने ब्रिटिशों से पेंशन ली थी। इस पर अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेना के एक कर्मी को 50% विकलांगता पेंशन देने का आदेश देते हुए कहा है कि सेना से बर्खास्त किए गए सैनिक को यह मान लिया जाना चाहिए कि उसकी बीमारी या विकलांगता सैन्य सेवा के कारण हुई है। कोर्ट ने कहा कि यह साबित करने की जिम्मेदारी सेना की है कि विकलांगता सैन्य सेवा के कारण नहीं हुई है। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि सेना में भर्ती होने वाले व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। अगर बाद में उसे बीमारी के कारण सेवा से बर्खास्त किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उसकी सेहत में गिरावट सैन्य सेवा के कारण हुई। कोर्ट ने कहा कि पेंशन नियमों के अनुसार विकलांगता पेंशन तभी दी जाएगी जब विकलांगता सैन्य सेवा के कारण हुई हो और इसकी दर 20% या अधिक हो। लेकिन अगर किसी सैनिक को सेवा से बर्खास्त किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उसकी विकलांगता 20% से अधिक है और उसे 50% विकलांगता पेंशन दी जानी चाहिए। कोर्ट ने सेना को आदेश दिया कि वह आवेदक को 50% विकलांगता पेंशन दे और बकाया राशि पर 6% ब्याज के साथ 3 महीने के भीतर भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक के एक अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द कर दिया है क्योंकि वह नीलामी बिक्री के समय अधिकृत अधिकारी नहीं थे।
यह मामला तमिलनाडु में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बैंक ने एक संपत्ति की नीलामी की थी जो पहले तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड द्वारा अधिग्रहित की गई थी। नीलामी खरीदार ने आरोप लगाया था कि बैंक अधिकारियों ने संपत्ति के अधिग्रहण को दबा दिया था। अधिकारी ने तर्क दिया कि वह नीलामी के समय असिस्टेंट मैनेजर थे और उनके पास SRFASI अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने का अधिकार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अधिकारी के खिलाफ आरोप आधारहीन थे और उन्हें आपराधिक जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी नीलामी प्रक्रिया या बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने में शामिल नहीं थे और उन्होंने नवंबर 2014 में मैनेजर का पद संभाला था। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की नीलामी प्रक्रिया या बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने में कोई भूमिका नहीं थी। चूंकि अपीलकर्ता उस समय अधिकृत अधिकारी नहीं थे और नीलामी प्रक्रिया या बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ आरोप आधारहीन है और आपराधिक जिम्मेदारी नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी और कहा कि उनकी जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और न्याय का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें विक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स मामले में दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दी गई नियमित जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि न तो विशेष जांच टीम और न ही मजीठिया जांच के बारे में मीडिया को कोई बयान देंगे। कोर्ट ने कहा कि मजीठिया जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। पंजाब सरकार ने आरोप लगाया कि मजीठिया गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और जांच के बारे में मीडिया में बयान दे रहे हैं। सरकार ने कहा कि मजीठिया की गतिविधियों से जांच प्रभावित हो रही है। मजीठिया के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी भी मीडिया में बयान दे रहे हैं और जांच के बारे में जानकारी लीक कर रहे हैं। वकील ने कहा कि दोनों पक्षों को जांच के बारे में मीडिया में बयान देने से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को मीडिया में बयान देने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को जांच के बारे में मीडिया में बयान न देने का निर्देश दिया। मजीठिया के वकील ने इस पूरे संदर्भ के बारे में बताया कि जांच अधिकारी मीडिया में बयान दे रहे हैं और वह साफ तौर पर जांच के बारे में जानकारी को लीक कर रहे हैं। वकील ने कहा कि दोनों पक्षों को जांच के बारे में मीडिया में बयान देने से बचना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी को मीडिया में बयान देने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को जांच के बारे में मीडिया में बयान न देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि न तो विशेष जांच टीम और न ही मजीठिया जांच के बारे में मीडिया में कोई बयान देंगे। कोर्ट ने कहा कि मजीठिया जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। पंजाब सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि मजीठिया गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और जांच के बारे में मीडिया में बयान दे रहे हैं। सरकार ने कहा कि मजीठिया की गतिविधियों से जांच प्रभावित हो रही है। जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दी गई नियमित जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधान में किसी दोषी की रिहाई पर लागू होते हैं तो न्यायालय के पास परिवीक्षा देने की संभावना को नज़रअंदाज करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। इसी संदर्भ में आइए समझते हैं कि प्रोबेशन से जुड़े कानूनी प्रावधान क्या है। क्या प्रोबेशन एक लीगल राइट है? बिल्कुल नहीं, बट जहां लॉ अलाउ करता है वहां कोर्ट को उसकी कंसिडरेशन जरूर करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट रूलिंग में क्लैरिफाई किया है कि प्रोबेशन चाहे कन्विक्ट का राइट ना हो, लेकिन सेक्शन 4 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के तहत अगर कंडीशन फुलफिल होती हैं तो कोर्ट पर मैंडेटरी ड्यूटी है कि वो रिलीज ऑन प्रोबेशन का ऑप्शन कंसिडर करे। अगर ऑफेंड डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं है और ऑफेंडर के बिहेवियर सुधार के चांसेस दिखाता है तो कोर्ट को पनिशमेंट देने से पहले प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट लेकर प्रोबेशन का ऑप्शन जरूर दिखाना चाहिए।
वो इस केस में अपीलेंट्स ने कन्विक्शन चैलेंज नहीं की थी, वो बस सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी के अंडर प्रोबेशन मांग रहे थे। पर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये पॉसिबिलिटी कंसीडर ही नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे जस्टिस का फेलियर माना और केस वापस हाई कोर्ट को भेजा। इसलिए प्रोबेशन चाहे राइट ना हो, उसका कंसिडरेशन कोर्ट की लीगल जिम्मेदारी है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स फॉलो इंडिया लीगल। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मेधा पाटकर को रिहा करने का निर्देश देते हुए प्रोबेशन बॉन्ड और मुआवजा राशि जमा करने की इजाज़त दी थी और कहा कि बॉन्ड और राशि जमा करने के बाद उनको रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने मेधा पाटकर के वकील ने कहा कि उन्हें सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन से उठाया गया, जबकि वह प्रोबेशन बॉन्ड की शर्तों को पूरा करने के लिए यहाँ आई थी। उनके वकील ने कहा, मेरे खिलाफ जारी एनबीडब्ल्यू का उद्देश्य मेरी उपस्थिति सुनिश्चित करना है, जो सौभाग्य से या कहे दुर्भाग्य से हो चुकी है। वहीं उपराज्यपाल के वकील वीके सक्सेना ने मेधा पाटकर के वकील की दलील का विरोध करते हुए कहा, मेधा पाटकर का आचरण उचित नहीं है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने मेधा पाटकर को गिरफ्तार कर साकेत कोर्ट में पेश किया। राज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दर्ज कराए गए 23 साल पुराने मानहानि के मामले में जुर्माना और प्रोबेशन बॉन्ड जमा नहीं किया। इस पर अदालत ने चेतावनी दी कि आदेश का अनुपालन न करने पर सजा पर पुनर्विचार हो सकता है। इसके बाद दिल्ली के साकेत स्थित सत्र न्यायालय ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें निजामुद्दीन से गिरफ्तार किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि वह कामरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में उन्हें गिरफ्तार न करे। जस्टिस सारंग कोटवाल और श्रीराम मोदक की बेंच ने कहा कि यदि जांच एजेंसी कामरा का बयान दर्ज कराना चाहती है तो वह चेन्नई में स्थानीय पुलिस की सहायता से यह प्रक्रिया पूरी कर सकती है। कुणाल कामरा ने एक शो के दौरान एकनाथ शिंदे के राजनीतिक करियर पर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने शिंदे को गद्दार कहा था। इस टिप्पणी के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि जांच एजेंसी कामरा का बयान दर्ज करना चाहती है तो वह चेन्नई में स्थानीय पुलिस की सहायता से यह प्रक्रिया पूरी कर सकती है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि इस मामले में आरोप पत्र दायर किया जाता है तो संबंधित अदालत को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए। कुणाल कामरा के वकील नवरोज सिरवई ने तर्क दिया कि कामरा की टिप्पणी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आती और यह किसी व्यक्ति या समाज के खिलाफ अपराध करने के लिए नहीं थी। सरकारी वकील हितेन वेनगांवकर ने दलील दी कि कामरा की टिप्पणी एक व्यक्ति को दुर्भावनापूर्ण तरीके से निशाना बनाना था, जो कि एक संज्ञेय अपराध है। कुणाल कामरा तमिलनाडु में रहते हैं और उन्हें पहले से ही मुंबई पुलिस की एफआईआर के संबंध में अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि बेदखली केवल जमींदार की व्यक्तिगत आवश्यकता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जमींदार के परिवार की आवश्यकता भी बेदखली के लिए वैध कारण हो सकती है। न्यायालय ने कहा कि जमींदार की आवश्यकता की व्याख्या व्यापक रूप से की जानी चाहिए, जिसमें परिवार के सदस्यों की आवश्यकता भी शामिल है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि जमींदार के परिवार की आवश्यकता के लिए बेदखली की जा सकती है, खासकर जब जमींदार के परिवार के सदस्य के पास कोई अन्य संपत्ति नहीं है और उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए आय की आवश्यकता है। किराएदार की जिम्मेदारी। न्यायालय ने कहा कि किराएदार को यह साबित करना होगा कि उसने वैकल्पिक आवास खोजने का प्रयास किया है और वह उसे प्राप्त नहीं कर सका है। इस मामले में जमींदार ने अपने किराएदार को बेदखल करने के लिए एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उसे अपने विकलांग और बेरोजगार बेटे के लिए संपत्ति की आवश्यकता है। किराएदार ने बेदखली का विरोध किया था, लेकिन वह यह साबित नहीं कर सका कि उसने वैकल्पिक आवास खोजने का प्रयास किया था और वह उसे प्राप्त नहीं कर सका था। न्यायालय ने जमींदार की याचिका को स्वीकार कर लिया और किराएदार को बेदखल करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि जमींदार की आवश्यकता वास्तविक है और किराएदार को बेदखल करना आवश्यक है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भूमि अधिग्रहण मुआवजा पुरस्कार के खिलाफ अपील दायर करने में देरी को भूमि मालिकों को उचित और न्यायसंगत मुआवजा देने से इनकार करने का कारण नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा, देरी भूमि खोने वाले को उनके खोए हुए भूमि के लिए उचित और न्यायसंगत मुआवजा देने से इनकार करने का कारण नहीं है। इस संबंध में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि जमीन मुआवजा के कानूनी प्रावधान क्या है। सोचो, अगर एक दिन आपकी जमीन चली जाए, क्या आप जानते हो कि आपको क्या उसका मुआवजा मिलना चाहिए? इंडिया में लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के तहत जमीन का अधिग्रहण होता है जो मार्केट वैल्यू, लोकेशन और आसपास के सेल डीड्स के बेसिस पर फेयर कंपनसेशन इंश्योर करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जमीन के मालिक को मिलता है 100% सोलेटियम यानी मार्केट वैल्यू का डबल। अगर पेमेंट में डिले हो तो 12% एनुअल इंटरेस्ट और प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का हक। सबसे जरूरी बात, आर्टिकल 301 के तहत कंपनसेशन मिलना आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, चाहे क्लेम लेट ही क्यों ना किया हो। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट का डिसीजन सेट असाइड कर दिया जिसमें 13 साल लेट अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि डिले सिर्फ एक टेक्निकल बात है पर इंसाफ सबका हक है। हाँ, डिले का पीरियड एक इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पर कंपनसेशन डिनाई नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको लैंड कंपनसेशन का यह कंसेप्ट अब क्लियरली समझ आ गया होगा। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.